चलो स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम। आपके नोट्स में जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक है छोटे छोटे, उन सबको कंसेप्ट वाइज मार्क करते चलना। आज हम लोग कंसेप्ट 1 पढ़ेंगे, कल पढ़ लिया था, वापस से देख लेना एक बार। कंसेप्ट 1, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम या नेशनल इनकम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय। अगर कोई आपसे जीडीपी पूछे तो जीडीपी में भी वही लिखना जो मैं अभी बताऊं। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। आज हम थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को फ़र्क समझ आएगा कि जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या फ़र्क होता है। लेकिन आज थ्योरी में ये बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नेशनल इनकम का मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में हमारे देश में जितना भी माल बनता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। आप इस डेफिनेशन को तोड़ो तो 4 शब्द निकल कर आते हैं। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो हम इन चारों टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे। मॉनेटरी वैल्यू, नेशनल इनकम में सिर्फ वही चीज़ आती है जिसका मॉनेटरी वैल्यूएशन है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मुझे तुम फीस दोगे, इसका मॉनेटरी वैल्यूएशन है तो ये नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन अगर मैं मेरे भाई को पढ़ा रहा होता, बहन को पढ़ा रहा होता जिससे मैं कोई फीस ना लेता, या मान लो मैं सिर्फ एक सीए होता और घर पे ऐसे ही 2-4 बच्चे डाउट पूछने आते, मैं उनको पढ़ा देता अकाउंट्स में, तो वो मैं नेशनल इनकम में नहीं आता क्योंकि उसका कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं है। मैंने आपको बताया कि अरिजीत सिंह गाना गाता है, वो नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन हमारा देवांश भी बाथरूम में गाना गाता है, ये नेशनल इनकम में, क्योंकि इसके गाने की कोई वैल्यू, मतलब वो अनमोल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे लोगों में या फिल्म डायरेक्टर्स में ताकत नहीं है कि इसके गाने का वैल्यूएशन कर सके। ठीक है, पैसों में तो वो तोला ही नहीं जा सकता, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। नेशनल इनकम में वही चीज़ आएगी जिसकी क्या होती है, मॉनेटरी। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नेशनल इनकम में वही आएंगे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। ये गुड्स अभी फाइनल है तो नेशनल इनकम में आएगा, जब तक ये फाइनल नहीं है तब तक ये नेशनल इनकम में। तो कच्चे माल नेशनल इनकम में नहीं आते, आधी अधूरी चीज़ें, जैसे अभी ये मोबाइल आधा बना है मान लो, तो ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। जब ये पूरा बनेगा तब आएगा। रीज़न, जब ये पूरा बनेगा तब इसको लेना ही है, और आज भी ले लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आज ये आधा बनाए, आज हम इसे नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। हाँ आओ, जब ये पूरा बन जाएगा तब हम उसे नेशनल इनकम में लेंगे, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। किसको अवॉइड करने के लिए। अब इस पे पूरा लेक्चर है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। सिर्फ फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में आएंगे, छोटे मोटे गुड्स नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में वही चीज़ आएंगी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बनेंगी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया। अब हमें नहीं पता हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ तक है। जैसे हमें ऐसे तो पता है कि बंगाल में माल बन रहा है वो नेशनल इनकम में आएगा, दिल्ली में बन रहा है वो भी आएगा, कोलकाता में बन रहा है वो भी आएगा, राजस्थान में बन रहा है वो भी आएगा, क्योंकि हमें पता है ये सब हमारा देश है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। बांग्लादेश में माल बन रहा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, पाकिस्तान में माल बन रहा है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वहाँ नेशनल इनकम, वो सब चीज़ें हमारे नेशनल इनकम में। लेकिन इसको और डिटेल में जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी, कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बेसिकली क्या आता है, कितनी बड़ी है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। जाओ, फाइनेंशियल ईयर, सिर्फ वही चीज़ें नेशनल इनकम में आएंगी जो एक साल में बनाई जाती है, क्योंकि जो इस साल बनेगी वही आएगी, अगले साल बनेगी तो अगले साल की नेशनल इनकम में आएगी, उसके अगले साल उसके अगले साल। तो सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो अप्रैल से लेकर मार्च तक बनती है, क्योंकि फिर अप्रैल से मार्च नया साल शुरू हो जाएगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी माल बनाया जाता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। इसी चीज़ को मैंने फीचर्स में दे रखा है। ठीक है, तो अब वो फीचर्स में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि नेशनल इनकम में मॉनेटरी वैल्यू आती है, फाइनल गुड्स आते हैं, फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो माल बनता है वो आता है, और एक बता रखा है नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट। 4 फीचर दिखेंगे आपको। 3 की बात करी हमने। पहला, नेशनल इनकम इज अकाउंटेड फॉर 1 अकाउंटिंग ईयर।
नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट, इट इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। ये सिर्फ किस में आएगा? मॉनेटरी टर्म में। किस में आएगा? तो पहला फीचर हो गया अकाउंटिंग ईयर, बात कर ली। दूसरे को छोड़ो, तीसरे में आ गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, बात कर ली। और नेशनल इनकम सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को कंसीडर करता है, बात कर ली। दूसरे फीचर में दे रखा है इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। कल की क्लास में मैंने आपको समझा दिया था फ्लो कंसेप्ट। अब फ्लो क्या होता है और स्टॉक क्या होता है, ये 2-3 पेज बाद दे रखा है, तो अभी कल ही पढ़ा है तो अपन इसको फिर बाद में ही पढ़ेंगे। आगे आते हैं, बस इतना याद रखना, मॉनेटरी वैल्यू आएगी, फाइनल गुड्स आएंगे और डोमेस्टिक टेरिटरी में जो माल बनता है वो आएगा, और नेशनल इनकम एक प्रकार का फ्लो कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट क्या होता है ये अभी आगे जब आएगा तब अपन लोग बात करेंगे। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1। इसके बाद आप लोगों को मैंने दे रखा होगा नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस। क्या दे रखा है? इसको कंसेप्ट मार्क मत करना। इस चैप्टर में मुझे पढ़ाने के लिए इतना कुछ है कि ये तो कथे ही नहीं आएगा कि नेशनल इनकम के फायदे बताओ। 4 नंबर का बेकार कर देगा वो क्वेश्चन। इसमें पूछने के लिए इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी, रादर देन ये कोई ना भी पढ़ के जाएगा ना वो भी बता देगा, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बस पढ़ लो, मार्क मत करना, तुम एग्जाम में मत पढ़ना। आप मैं बस एक बार बता के छोड़ रहा हूँ। नेशनल इनकम के क्या फ़ायदे हैं? नेशनल इनकम हमारे देश का इंडिकेटर है। क्या है? किसी भी देश को इंडिकेटर, गाड़ी के अंदर क्या काम आता है? डायरेक्शन दिखाने के लिए। ऐसे ये हमारे देश का इंडिकेटर है, हमारे देश को डायरेक्शन दिखाता है। जीडीपी हमें बताता है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कितना होगा, हमारा मनी सप्लाई कितना होगा। जिस देश का जीडीपी ज़्यादा उस देश की ग्रोथ ज़्यादा, तो ये हमारे देश का क्या है? इंडिकेटर है। ये हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज करता है। आज हम अगर अमेरिका को सुपर पावर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? उसके जीडीपी की वजह से। इसलिए थोड़ी बोलते हैं वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ, इसलिए तो नहीं होगा ना, ठीक है। इसलिए है वहाँ पे सुपर पावर, अमेरिका को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ का जीडीपी नंबर 1 है, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारी जगहों पे आगे हैं, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल गुड्स में आगे हैं। तो कोई भी देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसे जज किया जाता है? वहाँ के, हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जीडीपी सिर्फ एक अकेला मेज़र नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस जज करने का। आज एक मेज़र है हैप्पीनेस इंडेक्स, मैं इसे एक ज़्यादा बेटर इंडिकेटर मानता हूँ जीडीपी से। हैप्पीनेस इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस ने निकाला था। उन्होंने कहा हम लोग देखेंगे कि दुनिया में जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग खुश रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ के लोगों का सर्वे किया, उनकी प्रॉब्लम्स पूछी, फिर उनसे पूछा तुम खुश हो कि नहीं। उस बेसिस पे उनको रैंक दी। उस बेसिस पे वर्ल्ड में 2-3 ऐसे कंट्रीज थे जिनको टॉप 3 के अंदर रैंकिंग्स मिली, जिसमें एक कंट्री नॉर्वे है, एक कंट्री फिनलैंड है, न्यूजीलैंड के लोग बड़े खुश रहते हैं। इस रैंकिंग में हमारा स्थान बहुत नीचे था, 150 के आसपास हम लोग थे हैप्पीनेस इंडेक्स में। 150, 200 कंट्रीज़ में हमारी रैंकिंग थी 150, ठीक है। तो बहुत ख़राब रैंकिंग है। शायद पहले कभी बताया था आपको कि इस रैंकिंग में पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, ठीक है। उनका रैंकिंग 150 से, मतलब हमारा तो 150 उनका 120 110 में आता है बीच में। मतलब ऐसी कंट्री जहाँ आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ टेरर एक्टिविटीज़ होती है, फिर भी वहाँ के लोग खुश है। इतनी कमाल बात है, ठीक है। हम लोग खुश नहीं है। पता नहीं अब ये जो डेटा है इसका इंडिकेटर्स कितने सही है क्या है, लेकिन पूरे वर्ल्ड पे इन्होंने वैल्यू किया है तो शायद सही होंगे। मतलब अब इस कंट्री के अंदर यूएसए भी कहीं नहीं है। अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो यूएसए नंबर 1 आता है, और नॉर्वे को तुम देखो टॉप 20 में भी नहीं आता, जीडीपी में 50 में भी नहीं आता, टॉप 50 में भी। मतलब प्रोडक्शन सब कुछ नहीं होता, एक्चुअल में लोग भी तो खुश होने चाहिए। अब देखो कोई एक छोटा सा देश है, लोग शांति से रहते हैं, सुकून से रहते हैं, इतना कमाते हैं कि 2 वक्त का आराम से खा ले, एजुकेशन प्रॉपर हो, हेल्थ प्रॉपर हो, और क्या चाहिए, लोग खुश हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है। लेकिन हम लोग मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, हमारे इस प्लानेट पे तो अभी सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या बना बैठा है? जीडीपी। किसी देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जज करनी है तो किससे जज होगी? इंडिकेटर भी क्या माना जाएगा? अपने देश को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी हो तो वो भी किसके बेसिस पे बनेगा?
और जीडीपी हम लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। फ्यूचर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम आता है जीडीपी। किस में काम आता है? जैसे अभी 2 साल पहले कोविड की वजह से हमारा जीडीपी -23% चला गया था। कितना ग्रोथ था हमारा? माइनस कहाँ, तो हम लोग हर साल 7% प्लस आते हैं, 7-8 हमारा ग्रोथ है, और उस साल में हम लोग चले गए -23%। मतलब अगर आज हमारा आउटपुट 100 है तो 23 से कम होकर कल 77 हो गया। इंडिया जैसे देश में जीडीपी हमेशा ग्रो ही करता है, भले वो कम रेट से ग्रो करे कि ज़्यादा रेट से ग्रो करे, नीचे नहीं आता कभी भी। लेकिन हमने कोविड में ये भी देख लिया कि जीडीपी, मैं समझा पा रहा हूं तुम्हें, हमारा जीडीपी कभी कम नहीं होगा। इतना बड़ा देश है, प्रोडक्शन ज़्यादा ही होगा। आप अपने पापा से पूछो, पिछले साल के मुकाबले उनकी इनकम बढ़ी होगी, भले महंगाई के हिसाब से ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन बढ़ेगी। इंसान हमेशा उसका ट्रेंड अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो जब आपका और मेरा ट्रेंड अपवर्ड स्लोपिंग है तो देश का ट्रेंड तो अपवर्ड ही होना चाहिए, वो भी इतने बड़े देश का। तो हमारा जीडीपी कभी भी, अगर हम लोग आज 4 चीज़ें बना रहे हैं तो कल 5 बनाएंगे, आज 5 बना रहे हैं कल 10 बनाएंगे, हम कभी नीचे थोड़ी आएंगे। लेकिन हमने 2020 में देखा कि हमारा जीडीपी 23% से कम हो गया। तो सरकार को ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने पड़े, टैक्सेस बढ़ाने पड़े, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन खोला, इंफ्रास्ट्रक्चर खोला, कि भैया ये तो बिल्कुल परेशान हो गई सरकार भी कि क्या हो गया, ये जीडीपी गिर गया हमारा, कैसे करेंगे इसको कोप अप। इंडस्ट्रीज़ को रिबेट दी, अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने फंडिंग करी, सब्सिडी दी कि और इंडस्ट्री खोलो और माल बनाओ, लोगों को काम दो, प्राइवेट सेक्टर को और इंसेंटिव्स दिए, कुछ भी करके हमने इस जीडीपी को आगे लेकर आए। तो जीडीपी हमारी फ्यूचर पॉलिसी फॉर्मुलेशन का एक बेस होता है कि हमें फ्यूचर में कैसी पॉलिसी बनानी है, ये भी हमें कौन बनाता है? जीडीपी। तो ये कुछ फ़ायदे मैंने दे रखे होंगे बुक में, देखो। इंडिकेटर होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जज करता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस बताता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये सब फ़ायदे आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें इतना कुछ है आने को कि आज से 25-30 साल तक तो ये कभी आया नहीं है पहले, और ना आगे कभी आएगा। जैसे छोटा सा क्रॉस लगा देना, कोर्स में था इसलिए मैंने डाल दिया है। कंसेप्ट नंबर 2, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। एक केस स्टडी टाइप वही होगा, आगे देखो, नेचुरल रिसोर्स एंड डोमेस्टिक, लिख यहाँ C2 लिख, जो बोलता जा रहा हूँ करते जाओ, बहुत बड़ा चैप्टर है, रिवीजन करते वक्त काम आएंगी ये सब चीज़ें। तो पॉज कर यार 1 मिनट। देवांश, ऑफिस में मेरा हैंकी होगा यार। हाँ सुनो, एक कंसेप्ट दे रखा है आपको, आपकी बुक में टॉपिक होगा नेचुरल रिसोर्सेज एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब ये है, एक्चुअली ये ना एक क्वेश्चन आया था 17 या 16 में, केस स्टडी टाइप। तो ये उस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये टॉपिक बना के डाला है। क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके आंसर देना था इसका। ये किताब में कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन ये CBSE वालों ने पूछा था। क्वेश्चन ये था कि इफ़ अ कंट्री इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्स then we can conclude that GDP of that country would also be higher। इसमें आपको अपने विचार प्रकट करने थे कि अगर कोई देश का नेचुरल रिसोर्सेज अच्छा है तो हम ये मान ले कि उस देश का GDP भी अच्छा होगा। दिव्यांश ध्यान दे ले भाई, अगर किसी देश का नेचुरल रिसोर्सेज अच्छा है, वहाँ पे लैंड है, फॉरेस्ट है, ठीक है, प्रॉपर वाटर है, सब है, नेचर ने उनको सब कुछ दिया है, तो क्या हम मान लें कि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस भी अच्छा होगा और उनका जीडीपी भी हाई होगा? क्या लगता है आपको? नो, नो, हाँ, हाँ के नो? हाँ, नो। अब हाँ तो क्यों हाँ और नो तो क्यों नो? स्वाति, स्नेहा, तेज बोलना थोड़ा। ठीक है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्शन में भी अच्छे होंगे या उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी होगी।
तो शी थिंक्स कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, और अब किसी को लगा यस, तो उसका क्या आंसर? उनके पास नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा होगा तो रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा तो वो प्रोडक्शन भी करते होंगे। अगर किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स है तो वो भी तो आगे बढ़ना चाहेंगी, और जब नेचुरल रिसोर्सेज है तो वो उनका प्रोडक्शन क्यों नहीं करेगी, ये चेरू का कहना है। तो आप लोगों के मिले जुले व्यूज़ है। आप लोगों के अगर ये एग्ज़ाम में आता तो ये तो तय है कि अटैम्प्ट तो तुम सब करते हैं जो भी लिखते, लेकिन अटैम्प्ट तो करते ऑब्वियसली। इस तरह के, हाँ, दोनों बातें नहीं लिख सकते। बात इसमें एक ही है, लेकिन उसमें दोनों बात ऑलरेडी कवर्ड है। सुनो अब इसका प्रॉपर आंसर क्या है। अगर किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्स है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जीडीपी भी ज़्यादा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जीडीपी ज़्यादा हो ना हो, ज़रूरी क्या है उस देश के प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे है। सॉरी सुनो, उस देश का प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब कुछ ऐसे देश है जो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है बट फिर भी उनका जीडीपी ज़्यादा नहीं है। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तो बहुत अच्छा है, मैंने अफ्रीका बोला। अफ्रीका में तुम अगर साउथ अफ्रीका को अलग कर लो तो वो तो फिर भी थोड़ा रिच है, बाकी आपको अफ्रीका में मैक्सिमम कंट्रीज पुअर ही मिलेंगी। वर्ल्ड का एक बहुत मेजर हिस्सा फॉरेस्ट का अफ्रीका कवर करता है। वहाँ पे टी बियर्स नाम की एक कंपनी है जो वर्ल्ड का 80% डायमंड पे कंट्रोल करती है। मतलब आप लोग ये मान के चलना कि जितना भी डायमंड का ऑर्नामेंट्स आप पहन रहे हो मैक्सिमम वो अफ्रीका से आया होगा, साउथ अफ्रीका में। अब इतना अच्छा नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी अफ्रीका की कितनी कंट्रीज ऐसी है जहाँ लोग भूखमरी से मरते हैं। कुपोषण के, मेल न्यूट्रिशन के सबसे ज़्यादा केसेस, हो हीरो इधर देख, मेल न्यूट्रिशन के सबसे ज़्यादा केसेस अफ्रीका में आते हैं। ठीक है, ये तंजानिया, नाइजीरिया और ये सब तुम लोग देख लो, ये सब गरीब देश है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ठीक है, डेस्पाइट ऑफ हैविंग नेचुरल रिसोर्स। अब उल्टा देखो, जापान, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कोई। मेरा ये मानना है नेचुरल रिसोर्स तो दूर की बात है, जापान उल्टी नेचर की आपदाओं को झेलता है। हर तीसरे साल अर्थक्वेक आता है वहाँ पे। एक अभी बीच में 17-18 में एक अर्थक्वेक आया था जापान में, जिस समय में हमारा उत्तराखंड वगैरह में भी आया था। कहाँ आया था? उत्तराखंड में। तुम्हें पता है भयंकर वाला जो अर्थक्वेक आया था, पूरा के पूरा उत्तराखंड का पूरा नक्शा ही बदल गया था। फिर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चले। सेम ऐसा ही अभी कश्मीर में आया था, उत्तराखंड कश्मीर दोनों जगह आया था, उसी समय जापान में आया था। भयंकर बाढ़ आई थी। नहीं, मैं थोड़ा 17 नहीं है और थोड़ा पहले आया था, शायद 14 के भी पहले आया था। मैं 15 में जब हम पहली बार कश्मीर गए तो 13 में आया था वो अर्थक्वेक। तो एक जगह पे हम लोग एक विज़िट करने जा रहे थे, तो बहुत 1600 रुपये टिकट थी वहाँ भी, और इतना मिसमैनेज हो रखा था सारी चीज़ें। तो हमने कहा इतना एक जने का इतना महंगा टिकट है आपका और इतना मिसमैनेज हो रहा है, यहाँ कुछ भी सही नहीं है। तो उन्होंने कहा सर यहाँ से अच्छा सिस्टम तो कहीं का भी नहीं था, ये तो अभी 2 साल पहले जो बाढ़ आई थी ना उसमें सब तहस नहस हो गया। ये 2 साल लगे उसमें, अभी उनको एक कश्मीर ठीक नहीं हुआ, एक उत्तराखंड ठीक नहीं हुआ, एक स्टेट। वही 2 साल पहले जापान पूरा ख़त्म हो गया था, पूरा 3 साल के अंदर अंदर पूरा जापान रीइस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने। अब उन लोगों ने नेचर से लड़ना भी सीख लिया है। अब वो कहते हैं अब हमारा तो ऐसा ही है, हमेशा ही बाढ़ आनी है, लकड़ी के मकान, ठीक है, पानी के ऊपर ही मकान होगा फिर भी वो डूबेगा नहीं। ऐसी ऐसी टेक्निक के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, नेचर के साथ लड़ाई कर रहे हैं कि आप हमें जितना मारोगे हम उतना ही मजबूती से और आगे आएंगे। ये 2 एग्जाम्पल, एक जिसके पास नेचुरल रिसोर्स था फिर भी उसका जीडीपी इतना अच्छा, एक जिसका नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है फिर भी उसका जीडीपी बहुत टॉप 10 में आता है। जापान देख लो तुम जीडीपी के मामले में, और कोई इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। जापान की हर चीज़ बहुत बढ़िया है, जापान का कल्चर बड़ा अच्छा है। एक बार तुम्हें बताया था मैंने कि एक ट्रेन वहाँ पे 30 सेकंड के लिए लेट आई थी, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बाकायदा अखबार में ऐड देकर माफ़ी मांगी थी कि हम माफ़ी चाहते हैं कि आपके 30 सेकंड ख़राब हुए।
टाइम मैनेजमेंट इतना गजब का है। चलो सुनो, तो सुनो बेटा सुनो, जापानीज़ को वो लोग बहुत प्रमोट करते हैं, इंग्लिश समझते भी नहीं है वो, आप जाओगे आप पागल हो जाओगे, आपको उनको आती नहीं है, वो सीखते भी नहीं है। और उनका लीडर जहाँ पे भी जाएगा वो जापानीज़ में बोलेगा और उसमें उन्हें कोई ऐसा फील नहीं होता है कि मेरे को इंग्लिश क्यों नहीं आती। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना एक, कि उनका ये कहना है कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है इसका मतलब आपको कोई और लैंग्वेज आती है, तो एक लैंग्वेज को इतना क्यों बढ़ावा देना। और ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, प्राउडली बोलेंगे हम, ये उनका है। तो ऐसा भी देश ऐसा भी देश। अब एक एग्जांपल और देता हूँ, गल्फ़ कंट्रीज़ का एग्जांपल देता हूँ। गल्फ़ कंट्रीज़ में दुबई को लो। अब ऐसा एग्जांपल दूंगा जहाँ नेचुरल रिसोर्स है और उन्हें ढंग से यूज़ भी करना आता है। सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स तेल है उनके पास, ठीक है, गजब का। अब उनको पता है कि ये तेल के कुएं से किस तरीके से तेल को एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग कंट्रीज़ को पहुंचाना है और इससे फ़ायदा उठाना है। क्या था दुबई? कोई सोच सकता है रेगिस्तान है पूरा, कुछ भी नहीं है। 15-20 साल पहले तुम दुबई को अगर सर्च भी करोगे तो एक बैकवर्ड कंट्री में आएगा। 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 20-25 साल में तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। और सारी गल्फ़ कंट्री के लिए एक उदाहरण पेश किया कि नहीं, तेल के ऊपर मत रहो, इसको बेचो, पैसे आए तो दूसरी चीज़ें करो, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दो। और आज करते करते कर ही रहे और इतना आगे पहुँचे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई फाइनल आंसर नहीं है कि नेचुरल रिसोर्स होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा या नेचुरल रिसोर्स है तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। मिला जुला आंसर है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच नेचुरल रिसोर्सेज यू होल्ड, इट्स ऑल अबाउट हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यू यूज दैट नेचुरल रिसोर्स इन ऑर्डर टू जनरेट गुड्स एंड। सिर्फ नेचुरल रिसोर्स होने से फर्क, आप उसे कितना एफिशिएंटली यूज करते हो उससे फर्क। ऐसे भी देश है जो नेचुरल रिसोर्स होने के बाद उसे अच्छे से यूज करके अच्छे मुकाम तक पहुंचे, और उल्टे भी हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे फिर भी वो उस मुकाम तक पहुंचे, और उसके भी उल्टे हैं, नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा, उनमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे प्रोडक्शन प्रोसेस में तब्दील, कन्वर्जन प्रोसेस अच्छा नहीं था। समझे? रीड करो इस पैरा को। शेरू इसको पॉज कर दो। आपने रीड किया होगा, एक लाइन लिखी भी होगी, क्वांटम ऑफ पोजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसका मतलब है क्वांटम मतलब क्वांटिटी और पोजेशन मतलब होना। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है नेचुरल रिसोर्स की, क्वांटिटी फर्क, उस नेचुरल रिसोर्स को आप कितनी जल्दी प्रोडक्शन प्रोसेस में कन्वर्ट करते हो उससे फ़र्क। जैसे आज अपन इंडिया की बात करें, हमारे पास कितने सारे रिसोर्स ऐसे हैं जिन्हें हम ढंग से यूज़ नहीं करते। हम पहले कहते हैं हमारे पास रिसोर्स कम है, मैं ये कहता हूँ कम नहीं है, जितने हैं हम उनको भी ढंग से यूज़ कर ले तो कितना कुछ हो जाए। अब जैसे एरोड्रम में अपन जाते हैं, बरसों से वो एरिया एयरपोर्ट के लिए रिज़र्व कर रखा है, इतना बड़ा एरिया, ना वहाँ एयरपोर्ट बनता है ना कोई दूसरी चीज़ होती है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसकी जगह वहाँ नहीं बनेगा, अगर कभी अलोकेट भी हुआ तो दूसरी कोई जगह। इतने टाइम से वो जगह फालतू खड़ रखी है, छोड़ रखी है, रख रखा होता है उसका। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इतनी जगह हम लोग छोड़ के रखते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग कहते हैं यहाँ प्लेग्राउंड बनेगा, बनता नहीं है। बोलते हैं यहाँ पर हम लोग 2 फ्लोर और खींचेंगे, ये होगा, कुछ होता नहीं है। 10-10 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये हमारा रिसोर्स है, इसे ढंग से यूज़ तो करें। कम है वो तो एक बात है, लेकिन जो है उसे तो ढंग से यूज़ करें। तो आपको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करना आना। तो मैं वापस अपनी लाइन को रिपीट करूँगा, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यू होल्ड, इट्स ऑल अबाउट हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यू यूज दोज नेचुरल रिसोर्सेज टू कन्वर्ट देम इनटू फिनिश गुड्स एंड। आप उन्हें कितना एफिशिएंटली यूज़ करते हो और कितना अच्छे से उससे गुड्स एंड सर्विसेज कन्वर्ट कर। कन्वर्जन ज़रूरी है, आपका कन्वर्जन प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। सिर्फ क्वांटिटी होल्ड करने से कुछ भी नहीं होता। ये तुम्हारा दूसरा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट खत्म हुआ। एक तीसरी चीज़ और पढ़ते हैं आज। कंसेप्ट नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन
एंड रेसिडेंट, यही दे रखा है, सिटीजन एंड रेसिडेंट। नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन इंडिया का रेसिडेंट है और कौन इंडिया का, क्यों ज़रूरी है थोड़े दिन बाद प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तब समझ आएगा, लेकिन अभी ये जानना ज़रूरी है कौन सिटीजन होता है और कौन। बेसिक तो आपको सबको पता होगा, जिस कंट्री में आप जन्म लेते हो आप वहाँ के सिटीजन कहलाते हो। यू ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया बिकॉज यू हैव टेकन बर्थ इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत में आपका जन्म हुआ है तो आप सब इंडिया के सिटीजन हो। क्या हो, है ना हम। रेसिडेंट का मतलब होता है द पर्सन हु रिसाइड इन इंडिया। रेसिडेंट मतलब द पर्सन हु रिसाइड इन इंडिया। लेकिन नेशनल इनकम में कहा जाता है जिनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया हो। क्या ये वर्ड तुम्हें कहीं और नहीं दिखेगा 12th के बाद। 12th के बाद रेसिडेंट की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। अब मैंने तो इनको सीबीएसई वालों को लिखा था कि भाई ये लोग रेसिडेंट की डेफिनेशन वही देना जो दूसरी किताबों में। तुम लोग यहाँ पे पढ़ोगे सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बाउले जैसी चीज़, और इसके बाद तुम लोगों को रेसिडेंट बिल्कुल अलग पढ़ाया जाएगा इनकम टैक्स में, दूसरी किताबों में। क्या पढ़ाया जाएगा तुम्हें, पहले ये क्या है वो सुने। सेंटर ऑफ इंटरेस्ट मतलब दो बातें, एक तो आप इंडिया में रहते हो, यू रिसाइड देयर, एंड आपके अर्निंग स्पेंडिंग के सोर्सेज भी उसी कंट्री से जनरेट होते हो। अर्निंग और मैं इंडिया में रहता हूँ, कमाता भी इंडिया में हूँ, स्पेंड भी इंडिया में करता हूँ, तो मेरे अर्निंग और स्पेंडिंग के सोर्स कहाँ से जुड़े हुए हैं, इंडिया से। और मैं रहता भी इंडिया में हूँ, घर भी इंडिया में है मेरा, तो मैं इंडिया का क्या हुआ। आप सबके साथ भी ऐसा ही है, तो आप भी क्या हुए इंडिया के। मैंने जन्म इंडिया में लिया था तो मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, और आपने भी जन्म लिया था तो आप भी इंडिया के। तो पहला कंसेप्ट है ये बर्थ से रिलेटेड है, और ये रिलेटेड है सेंटर ऑफ, और सेंटर ऑफ इंटरेस्ट दो चीज़ों पे जुड़ी हुई है। यू मस्ट रिसाइड देयर, आप वहाँ रहो, और आपके अर्निंग और स्पेंडिंग के सोर्सेज भी उसी जगह से होने चाहिए। कतरीना कैफ इंडिया में रहती है, इंडिया में रहती है, क्या उसके अर्निंग और स्पेंडिंग के सोर्स भी इंडिया में ही है, कमाती खाती पीती सब यही है, क्या वो रिसाइड भी इंडिया में करती है कतरीना कैफ। क्या उन्होंने जन्म इंडिया में लिया है, आई थिंक इंग्लैंड में हुआ ही उनकी पैदाइश, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या फ़र्क पड़ना कहीं भी हुई हो। तो कतरीना कैफ इंडिया की रेसिडेंट है, लेकिन वो इंडिया की सिटीजन, सिटीजनशिप उनके पास इंडिया की। जैकलीन फर्नांडिस वो भी यहीं पर रही है, अर्निंग स्पेंडिंग के सोर्स उनके भी इंडिया में है, कमाती खाती पीती रहती सब, बट जन्म उन्होंने श्रीलंका, द ग्रेट श्रीलंका में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, ऐसा है। तो रेसिडेंट और सिटीजन में समझाना क्या चाह रहा हूँ, दो अलग अलग कंसेप्ट है। इट माइट बी पॉसिबल दैट यू आर सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ अनदर, एंड इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ सेम कंट्री। आप और मैं इंडिया के सिटीजन रेसिडेंट दोनों हैं। कैटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडिस इंडिया की रेसिडेंट तो है, बट इंडिया की सिटीजन। अक्षय कुमार साहब का नाम सुना होगा आपने। अक्षय कुमार साहब भी इंडिया के सिर्फ रेसिडेंट है, सिटीजन नहीं है, डिस्पाइट उन्होंने जन्म इंडिया में ही लिया है। लेकिन कुछ 2010 या 2012 में उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली थी, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी फैमिली के साथ मैं कनाडा में रहूंगा, इसीलिए मैंने कनाडा की सिटीजनशिप ली है। तो इसमें क्या हो गया, इंडिया का संविधान ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि अगर आपको कोई और देश की सिटीजनशिप चाहिए तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी। तो सर उनको निकाल दे, फिर निकाल क्यों दे, रेसिडेंट तो है ना वो, यहाँ टैक्स भर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ रह सकता है कोई भी, लेकिन सिटीजनशिप यहाँ की सिटीजनशिप एक्चुअली वोटिंग राइट के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए वो जब तक इंडिया में है उन्हें वोट का अधिकार नहीं है।
जो भी असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उसमें वो वोट नहीं डाल सकते। कौन? अक्षय कुमार साहब। कब से? 2012 के बाद से, जब से उन्होंने क्या ले ली? कनाडा की सिटीजनशिप। सर सिटीजनशिप मिलती कैसे हैं? उन्हें कनाडा की सिटीजनशिप कैसे मिली? इसको भी चाहिए तो ये कैसे लेगा? पंजाबी है तुम में से कोई यहाँ पर? कोई भी नहीं है? पंजाबियों के लिए कनाडा में सिटीजनशिप पाना बहुत आसान है। एक तरीके से ऐसा कहते हैं कि कनाडा इज़ सेकेंड होम फॉर ऑल पंजाबीज़। ठीक है, अभी 12th में भी कोई भी आता है हमारे यहाँ स्टूडेंट, इस बार नहीं है कोई भी, तो वो 12th करते ही बोलते हैं कि भाई कहाँ जाएगा? कनाडा जाएंगे, कनाडा। ठीक है, तो अक्षय कुमार भी क्योंकि पंजाबी है शायद, है ही ना, तो उनको कनाडा की सिटीजनशिप बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब अगर किसी का सवाल हो कि सर कैसे मिलती है, तो हर कंट्री के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं सिटीजनशिप देने के। इंडिया सिटीजनशिप देता है अलग अलग आधार पे। अभी थोड़े समय पहले एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी आया था, जिसमें हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश और वहाँ से जो लोग आए हैं उनको हमने सिटीजनशिप देने का रूल रखा था। अगर वहाँ पे उनके साथ रिलीजियस बेसिस पे कोई तरह का दुर्व्यवहार हुआ है तो इंडिया उन्हें क्या देगा? सिटीजनशिप देगा। ये सब चीज़ हमने अभी लाई थी। तो सिटीजनशिप के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। अमेरिका में सिटीजनशिप दी जाती है शादी करके। आप वहाँ की किसी लड़की से शादी कर लो, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी अमेरिका की। ये अमेरिका का नॉर्म है। और अमेरिका की सिटीजनशिप बहुत मुश्किल से मिलती है। तो सबसे आसान तरीका ये वाला है, शादी वाला। बाकी और जो तरीके वहाँ पे है ना, वो बहुत मुश्किल वाले हैं। ठीक है, और वहाँ पे शादी के बाद ऐसा भी दिक्कत नहीं है, डाइवोर्स नहीं होगा, मतलब बहुत आसानी से वो भी हो जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ सिटीजनशिप के लिए शादी करनी हो तो कर लो। चलो, तो भाई हम लोग मुद्दे पे आते हैं। ये हमने बात करी किसकी? सिटीजन और रेसिडेंट की। किसकी बात करी बच्चों? सबको समझ में आया? ये पहला डिफरेंस पढ़ाया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ तुम 12th के बाद क्या पढ़ोगे। 12th के बाद सेंटर ऑफ इंटरेस्ट वाली बात हट जाएगी। 12th के बाद ये पढ़ाया जाएगा इंडिया में किसी को भी इंडिया का रेसिडेंट माना जाता है अगर वो 180 दिन इंडिया में रिसाइड करे तो। अभी मेरा भाई है, मेरा सगा भाई, उसकी जॉब दुबई में है, तो वो यहाँ नहीं रहता, तो वो साल में एक बार मिलने आता है 1-2 महीने के लिए, फिर चला जाता है। तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। जन्म उसका इंडिया में हुआ तो वो सिटीज़न इंडिया का है, बट वो इंडिया का रेसिडेंट। जैसे अगर कभी वो 2 महीने की विजिट पे इंडिया है और चुनाव चल रहा है तो वो वोट डाल सकता है, क्योंकि वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। तो उसका एक फ़ायदा क्या मिलता है कि उसे टैक्स इंडिया में नहीं देना। या आप आगे टैक्स में पढ़ोगे, सिर्फ इंडिया में वही बंदा टैक्स देगा जो इंडिया का। इसीलिए हमने रेसिडेंटशिप को अच्छे से डिफाइन किया है। ये सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कोई तरीका है? खाने पीने के सोर्स इंडिया में हो। मैं मान लो बाहर से कमा के 2-4 महीने यहाँ खाने पीने आ जाऊँ बस वेकेशन में, तो मैं इंडिया का रेसिडेंट बन गया। बड़ी वेग सी डेफिनेशन है, गंदी सी, कुछ भी डिफाइन नहीं करती। इनकम टैक्स में लिखी गई है प्रॉपर डेफिनेशन। अगर आप पिछले साल इंडिया में 180 दिन रहते हो पिछले साल, तो आप इस साल इंडिया के रेसिडेंट माने जाओगे। If you reside in India for at least 180 days in previous accounting year, then you will be considered as resident of India in current accounting year. समझा पा रहा हूँ ये चीज़ में? ये याद मत रखना। लेकिन 12th में, 12th के बाद 12th में तो क्या लिखोगे? रेसिडेंट का मतलब सेंटर ऑफ। मेरा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया है, मतलब मैं इंडिया का। मेरे भाई का सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया है? क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि उसके वो रिसाइड यहाँ नहीं करता और अर्निंग और स्पेंडिंग के सोर्स यहाँ से बिलोंग नहीं करते, तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन। दूसरी तरफ कैटरीना कैफ, जो इंडिया की सिटीजन नहीं है लेकिन क्योंकि उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ प्रेम, नहीं होता होगा इसीलिए मिल गई। बर्थ के उससे तो सिटीजनशिप सबको ही मिल जाती है। कनाडा में जन्म हुआ मतलब आप कनाडा के सिटीजन, तो बाय बर्थ तो सब देते हैं। मैंने कहा ना, बर्थ के अलावा दूसरे भी मेजर्स होते हैं, जैसे अमेरिका शादी करने पे देता है, ऐसे कनाडा भी और कोई तरीके होंगे। इंडिया ने दी अभी। अब जैसे इंडिया अभी जो जिनको सिटीजनशिप देगा, जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया उसमें कैसे दी हमने सिटीजनशिप?
कि अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान इन 3 देशों में रहते हो और आपके ऊपर कोई रिलीजियस वो हुआ है अत्याचार, तो अगर आप इंडिया में आना चाहो तो आप आ सकते हो और आपको सिटीज़नशिप फ्री में दी। तो इसका बहुत अभी विरोध भी हुआ, कुछ अच्छी बातें भी बोली, कुछ बुरी भी बोली, ठीक है। बोला यहाँ की पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, आप उनको क्यों इनवाइट कर रहे हो। और किसी ने ये भी कहा कि ये अच्छी भी बात है कि अगर उनके ऊपर इन कंट्रीज़ में रिलीजियस वो हो रहे हैं अत्याचार रिलीजन के बेसिस पे, बाकी लूटपाट डकैत फकेत तो हर देश में होती रहती है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं सिर्फ इसको इसलिए मारूँ क्योंकि पर्टिकुलर रिलीजन का है, तो वो गलत है। और उस वजह से अगर वो देश छोड़कर इंडिया आना चाहे तो हम उसको सिटीज़नशिप दे देंगे। तो ये हमने दी। इससे पहले हमने बहुत सालों पहले युगांडा से कुछ लोग पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते थे और युगांडा में उनके साथ बहुत अत्याचार हुए, तो इंडिया ने भी उनको उस समय भी सिटीज़नशिप दी थी, ठीक है। हमारा दिल बहुत बड़ा है, जगह हमारे पास कम है, लेकिन दिल हमारा वाकई में बहुत बड़ा है, ठीक है। बोलो भाई बोलो। हाँ, फिर वो तो भी वो रेसिडेंट हुआ रहता तो इंडिया में है ना। मैंने ये थोड़ी कहा कहाँ से कमाते हो, मैंने आपको ये कहा किस जगह से आपके अर्निंग और स्पेंडिंग के सोर्स बिलोंग करते हैं। अरे बाहर से कर रहा है, आ तो यहाँ रहा है पूरा, तू यहाँ बैठे बैठे कहीं से भी कमा, तू इंडिया का रेसिडेंट है। मेरा भाई क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो वहाँ चला गया, वो यहाँ रिसाइड, 2 बातें बोली ना, रिसाइड भी तो बोला। तू एक्सपोर्ट के बिजनेस में रिसाइड भी तो यही कर रहा है। अभी जैसे मान लो सुंदर पिचोई 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 पिचोई, सुनो सुनो सुनो, वो भी तो इंडिया का रेसिडेंट है, अरे सिटीजन है, कमा बाहर रहा है, रह भी बाहर रहा है, तो वो रेसिडेंट थोड़ी हुआ, क्योंकि वो तो सिर्फ सिटीजन है। तो याद रखो, कंफ्यूज मत होना, आपका भारत की धरती पर होना जरूरी है। मैं बस अब खत्म कर रहा हूं इसको। आपका क्या होने के लिए? क्या? अभी भी सिटीजन बोल रहा था, देखो ऐसे मार्क्स भी तो निकल जाएंगे, ऐसे सारे निकलते जा रहे हैं हाथ से, एक एक चैप्टर होता जा रहा है। चलो, ये जो कंसेप्ट है, ये सुनो बराबर, सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है, ये एक तरीके से पॉलिटिकल एस्पेक्ट का है और ये इकोनॉमिकल कंसेप्ट है। क्या है? आज हम लोगों ने जैकलीन को, कैटरीना कैफ को, सबको इंडिया का रेसिडेंट मान लिया, जबकि वो पैदा भी नहीं हुए इंडिया में। क्यों? क्योंकि रेसिडेंट मानेंगे तो टैक्स देंगे, वो कमा तो यहाँ से रहे ना, इसलिए हमने यहाँ का क्या मान लिया। तो ये एक तरीके से इकोनॉमिकल कंसेप्ट है, पैसों से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, और ये एक तरीके से पॉलिटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। पॉलिटिकल नहीं, एक वर्ड दिया होगा मैंने इसमें, लीगल कंसेप्ट है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये लॉ से जुड़ा हुआ है कि अगर आपने इंडिया में जन्म लिया है तो ही आप इंडिया के सिटीजन हो, और इंडिया में जन्म लेने के बाद आप कहीं पे भी चले जाओ, आप अपनी सिटीजनशिप के कॉलम में हमेशा इंडियन लिखोगे, जब तक कि आप वहाँ की सिटीजनशिप नहीं। यहाँ से कितने सारे लोग दुबई में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो हमारी एक पूरी कॉलोनी है, और कनाडा में तो इंडिया के इतने लोग रहते हैं कि कनाडा में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आफ्टर इंग्लिश पंजाबी है। पता है आपको? इंग्लिश के बाद जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वही क्या है? पंजाबी। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि वहाँ पे कितने पंजाबी होंगे। तो वहाँ पे सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है पंजाबियों के लिए बड़ा आसान है। तो मतलब वहाँ पे भी हमारा एक सेक्शन रहता है। सिंगापुर में रहते हैं बहुत सारे इंडियन, दुबई में मिलेंगे आपको, अमेरिका में मिलेंगे, तो एक मिनी इंडिया तो आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन वो सब के सब अपने सिटीजनशिप कॉलम में इंडियन ही लिखते हैं, जब तक कि उन्हें उस देश की नागरिकता, एक बार उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी फिर वो इंडियन नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने अभी कहा, अक्षय कुमार अब इंडियन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो सिटीजनशिप कहाँ की ले चुके हैं, जब तक कि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। कुछ देशों ने ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ कर रखी है कि आप 2 देशों की नागरिकता ले सकते हो, एट द सेम टाइम यू आर सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड अनदर कंट्री, ये अलाउड है। इंडिया में ये अलाउड नहीं है। मेरे को अगर कहीं और की सिटीजनशिप लेनी है तो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। जब तुम वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अलाउ करेगा ना, एक कुछ भी पूछता मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। जब आप वहाँ की सिटीजनशिप के लिए पूछोगे ना,
तो वो लोग यहाँ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे आपके, ऐसे ही थोड़ी दे देंगे। और जब वो यहाँ डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। मतलब सिटीजनशिप नकली आधार कार्ड बनाने जैसा थोड़ी है कि कहीं पे भी जाके बन जाएगा। आप सोच रहे हो आप क्या बात कर रहे हो? आप किसी और देश में अप्लाई करोगे कि मुझे आपका वीज़ा चाहिए, मुझे आपके पासपोर्ट चाहिए, आपके पासपोर्ट में मेरा नाम होगा, आपकी सिटीज़न की लिस्ट में मेरा नाम चाहिए। कितना बड़ा प्रोसेस है पहली बात तो ये पूरा प्रोसेस आप वहाँ अप्लाई कर दोगे और यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। और वो आपकी गवर्नमेंट से पूछे बिना ये कैसे प्रोसेस करेंगे? तो ये तो इम्पॉसिबल है पता ना चले। और जैसे ही पता चलेगा तो आपको बुलाएंगे कि आप वहाँ की चाहते हो यहाँ की चाहते हो। आप बोलोगे हमें वहाँ की, तभी तो वहाँ अप्लाई किया है, तो बस यहाँ से हटा देंगे। चलो कल पढ़ेंगे बाकी। बाय। चिन्नू बंद कर दे तो बेटा।